तो ये है आपका, मान लीजिए स्टैटिक फ्लूइड है आपका, ठीक है। इसको इंटरप्रेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका ए और हमारी मानी हुई डायरेक्शंस क्या है, एक्स, जेड और वाई, और इसके हिसाब से हमें तीन इक्वेशन मिले हैं, डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल पी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 एंड डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो जी। बराबर है, ये तीन इक्वेशन हमको यहाँ पे मिले हैं। तो इससे हमारी इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आती है कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा ए, राइट, तो अगर मैं ए पॉइंट से एक्स डायरेक्शन में चलूं तो क्या प्रेशर में कुछ चेंज होगा? बोलो, नहीं चेंज होगा। इस तरफ चलूंगा तब तो होगा ना? तेरे को हाँ बोल रहे, हाँ प्रिया, अरे ये भी तो एक्स डायरेक्शन है बेटा, प्लस एक्स माइनस एक्स कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर गए चाहे इधर गए, प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब इस पॉइंट से अगर मैं आपकी तरफ आऊं या स्क्रीन में, समझ रहे, ठीक है, स्क्रीन में अंदर की तरफ जाऊं, क्या इधर बढ़ेगा प्रेशर? इधर तो अंदर की तरफ जाओगे तब तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। वो क्या हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई। ये 45 डिग्री पे होता है ना वाई, अरे 45 नहीं यार, ये वाई ऐसा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, यस और नो? यानी वाई में आओगे तो क्या होगा, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो जी क्या बताता है? डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो जी क्या बताता है कि अगर आप क्या करो, अगर आप जेड डायरेक्शन में जाओगे तो निगेटिव जेड डायरेक्शन में जाओगे, मतलब नीचे की तरफ जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। भाई माइनस रो जी है ना, मतलब जब आप निगेटिव जेड डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो क्या करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। मतलब किसी स्टैटिक फ्लूइड में आप नीचे की तरफ जाते हो तो प्रेशर इंक्रीज, ऊपर की तरफ जाते हो तो प्रेशर। क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ समस्या? इजी है। हमारा अल्टीमेटली पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? सो पर्पस ये है मेरे भाई कि हमें मैनोमीटर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप दुनिया में कोई भी मैनोमीटर की प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे अगर आप इन तीन चीजों को याद रखो। पहली ये क्या कि अगर एक्स डायरेक्शन में बढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वाई में बढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला, नीचे की तरफ जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रेशर घटेगा। डन है? नो इश्यूज? परफेक्ट। आइए अब इसी चीज को अगर मैं इस तरीके से देखूं, देखिए यहीं से इंटीग्रेट करके आप ये फॉर्मूला बना देता हूं। मान लो ये पॉइंट ए है यहाँ पे, ठीक है, और ये कोई फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। तो आपको मान लो ए का प्रेशर निकालना है, तो हम यहाँ से जो प्रेशर निकालते हैं, मान लो इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये कुछ ऐसा आता है, पी ए माइनस पी नॉट, इंटीग्रेट करोगे ना, डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो जी जेड, ठीक है। तो आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रो जी जेड ए माइनस जेड नॉट। ये मैंने माइनस अंडर मल्टीप्लाई कर दिया, अरे माइनस रो जी डी जेड था ना। अब क्या बिल्कुल बच्चों की तरह तो नहीं करवाओगे? हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे जेड ए माइनस जेड नॉट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको पकड़ लेते हैं जीरो। जैसे ही आपने इसको जीरो मान लिया, ये पी ए हमेशा क्या हो गया, गेज हो गया, ठीक है। और जेड ए माइनस जेड नॉट क्या हो गया, ये हो गया आपका एच, मान लो ये एच है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख देते हो, इसको लिख देते हो रो जी इंटू एच, है ना। बात समझ में आती है क्या? तो भैया पॉइंट क्या है, जैसे मान लो ए के लिए आपने रो जी h1 ले लिया, ये मान लो हाइट h1 थी। अगर बी पे निकालना हो, अगर मान लो बी पॉइंट इसी लाइन में आगे हो तो उसका प्रेशर कितना होगा, सेम होगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी। अभी देखा ना कि एक्स डायरेक्शन में प्रेशर नहीं चेंज होता। अगर मान लो सी पॉइंट पे निकालना हो तो ए से ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा। अगर डी पॉइंट पे निकालना हो, अगर इसी लाइन में ई पॉइंट पे निकालना हो तो डी से सेम होगा लेकिन ई से कम होगा। क्या इसमें आपके दिमाग में शांति आ रही है? शांति मतलब समझ रहे हो कि दिमाग में मतलब एक संतुलन बन रहा है ना। मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो दिमाग में टर्बुलेंट फ्लो होता है, समझ में आ रहा है क्या? सेटल हो रहा है ना मामला, है ना। आओ देखो,
तो ये हाइट वाइज से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे भाई, जब भी जीवन में ये फॉर्मूला लगाओगे P इक्वल टू रो जी एच, तो ये हमेशा गेज होता है। क्या होता है? गेज होता है, ठीक है, ऑलवेज गेज प्रेशर, ठीक है भैया। तो अब गेज प्रेशर वगैरह समझते हैं, नहीं समझते हैं तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए क्या होता है, ये आपकी मान लो डेटम है, एब्सोल्यूट डेटम है, ठीक है, ठीक है। यहां से कोई भी प्रेशर मेजर करोगे तो वो हमेशा एब्सोल्यूट मेजरमेंट होती है। जैसे आप बोलते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हम मान के चलते हैं, 101.325 किलो पास्कल। तो वो ये है, यहां से लेकर के यहां तक है, समझ में आ रहा है। अब कोई प्रेशर आप अगर इस रेफरेंस से ले रहे हो तो वो एब्सोल्यूट कहलाता है, और कोई भी प्रेशर अगर आप यहां से ले रहे हो वो गेज कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई पॉइंट है ए, अब आप इस प्रेशर को यहां से मेजर करो तो ये क्या है, ये है पी एब्सोल्यूट, समझ में आ रहा है। और इसी प्रेशर को अगर आप यहां से मेजर करेंगे, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेस मान करके, तो इसको आप कहोगे गेज प्रेशर, समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के क्या रिलेशन होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, ध्यान रहेगा क्या, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। अगर ये प्रेशर मान लो ए पॉइंट की जगह आपका यहां होता, मान लो कहीं ये बी पॉइंट कहीं होता है ना, तो बी पॉइंट आप यहां से भी नाप सकते थे, क्या था ये पीबी, तो यहां से नापते तो एब्सोल्यूट आता, गेज आता, एब्सोल्यूट आता। और अगर आप यहां से नापते एटमॉस्फेरिक से तो क्या आता, तो ये आता आपका गेज प्रेशर, समझ में आ रहा है, क्या आता, गेज आता। लेकिन ये इस लाइन के नीचे है, तो जब आप इसको मेजर करते तो इसको आपको निगेटिव में लेना पड़ता, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, आप प्रेशर बी लिखते तो अगर गेज में लिखते तो गेज में लिखते तो जो भी लिखते वो निगेटिव में लिखते, मान लो निगेटिव 10 किलो पास्कल लिखते, समझ में आ रहा है। तो निगेटिव क्या दिखाता है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, जिसको आप कई बार निगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, समझ में आता है, ठीक है। तो कोई भी दुनिया में एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं होता है। इट इज द वायलेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स की थर्ड लॉ का वायलेशन है कि कभी भी एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो नहीं हो सकता। बताइए थे ना थर्मोडायनामिक्स में, सिविल वालों को थर्मोडायनामिक्स का एक थर्ड लॉ होता है, वो कहता है कभी भी प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो सकता, टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग डाउन अ सिस्टम इनटू absolute zero pressure conditions in finite number of processes, no matter how ideal the processes are. ये है थर्ड लॉ की एक्चुअल स्टेटमेंट, आ रही है बात, समझ में आ रही है। तो ये आप जीरो पे नहीं ला सकते, ठीक है। गेज, एब्सोल्यूट, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ये समझा आप लोगों को, मानव कब है, अच्छा बेटर, हाँ अभी ध्यान गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तकलीफ, ये क्लियर है, ठीक है। तो हमेशा ये जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ये निकलेगा हमेशा गेज प्रेशर, डन है, परफेक्ट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, ठीक है। अब सारा खेल इस फॉर्मूले का है P इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। अब अगला 15 मिनट डिसाइड करेगा कि आपको फ्लूइड मैकेनिक्स कितनी समझ में आने वाली है, वरना पैरों के नीचे से प्लेटफॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। बड़े आराम आराम से करते हैं, सारी चीजें सोच सोच के करेंगे, समझ समझ के करेंगे, ठीक है। आइए, एक फॉर्मूला बना लिया हमने P इक्वल टू रो जी एच, ठीक। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। सबसे पहले मान लीजिए मुझे किसी प्रेशर को दिखाना है, मान लो मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दिखाना है, तो क्या ये सही तरीका है दिखाने का, 101.325 किलो पास्कल सही तरीका है क्या, सॉरी नहीं, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, इसको टेम्परेचर के साथ रिलेट नहीं कर रहे, जस्ट प्रेशर की बात कर रहे। क्या ये प्रेशर को डिनोट करने का सही तरीका है, किलो पास्कल में हम डिनोट कर रहे हैं, सही तरीका है, किलो पास्कल में डिनोट किया जाता है, कोई दिक्कत। क्या इसी प्रेशर को अगर मैं ऐसा लिख दूं 101.325 पास्कल, तो क्या ये भी सही तरीका है, हाँ जी सर ये भी सही तरीका है, इसमें क्या दिक्कत है। अगर मैं ऐसा लिख दूं
1.01325 बार। तो क्या ये सही तरीका है? ये भी सही तरीका है यार, सब यूनिट्स हैं। ये सुनो, सब यूनिट ही तो है। एक बार में 10 की पावर 5 पास्कल होता है, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 2 किलो पास्कल। अरे आ रहा है बात समझ में? क्या ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका गलत है? बोलो। एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सारी चीजें अल्टीमेटली एक ही बात को दिखा रही है। क्या ये बात आपको जस्टिफाइड लगती है? सुन लीजिएगा पूरी बात। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात आपसे कहनी है। देखिए, प्रेशर को दिखाने का एक तरीका तो ये होता है हम पास्कल में दिखा लें, किलो पास्कल में दिखा लें, बार में दिखा लें, मेगा पास्कल में दिखा लें। प्रेशर को कई बार हेड ऑफ लिक्विड के टर्म्स में भी दिखाया जाता है या हेड ऑफ फ्लूइड के टर्म्स में भी दिखाया जाता है। ठीक है, कैसे दिखाया जाता है? इसी फॉर्मूले से दिखाया जाता है। जैसे मेरा मन कर रहा है कि चलो साहब इसी प्रेशर को अब हम क्या करें, इसी प्रेशर को चलो हम इन टर्म्स ऑफ वाटर दिखाते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ वाटर दिखाएंगे तो साहब कैसे दिखाएंगे भाई? प्रेशर का क्या फॉर्मूला हुआ? रो जी एच। प्रेशर क्या है? 101,325 पास्कल। ठीक है, पास्कल माने तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू रो। तो वाटर की बात कर रहा हूं तो डेंसिटी किसकी रखूंगा? वाटर की रखूंगा, यानी 1000 इंटू 9.81। तो अगर मैंने डेंसिटी वाटर की रखी है तो हेड किसके टर्म में निकल करके आएगा? वाटर के। तो यहां से जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 10.3 मीटर। ठीक है, 10.3 मीटर ऑफ वाटर। इतनी फास्ट कैलकुलेशन की एक ट्रिक बताऊं कैसे किया? तो ये याद है मुझे। कौन कर लेगा यार इसको? ठीक है, याद है ना, बहुत समय से पढ़ा रहा हूं भाई। तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ना समझ में आए तो आगे मत बढ़ने दीजिएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का प्लेटफॉर्म गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर इस समय आपने कोई शर्म खाई या कुछ भी ऐसा सोचा तो। अगर मैं ऐसा कहूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101,325 पास्कल है तो सही बात है। अगर मैं कहूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 किलो पास्कल है तो सही बात है। अगर मैं ऐसा कहूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10.3 मीटर ऑफ वाटर है तो क्या सही बात है? सही बात है ना भाई? ये भी तो एक तरीका है दिखाने का, कि नहीं है भाई? 10.3 मीटर ऑफ वाटर इस टर्म में भी दिखाते हैं। जैसे कई बार आप नॉर्मली देखते हैं कि मरकरी के हेड के टर्म में दिखाया जाता है ना? क्यों? तो ये सही तरीका है। डन। अब एक बार बताओ, जैसे हम वाटर के टर्म में दिखा सकते हैं वैसे हम मरकरी के टर्म में भी दिखा सकते हैं क्या? ऐसे दुनिया में कितने फ्लूइड हैं जिनके टर्म में दिखाया जा सकता है? इनफाइनाइट। ऐसा तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मरकरी दिखाने की कोशिश करूं तो क्या करूंगा? 101,325। अब डेंसिटी किसकी रख दूं? फॉर्मूला तो एक ही है। किसकी डेंसिटी रख दूं? मरकरी की। कितनी होती है? 13,600 के करीब, 600, 550 जो भी हो, याद रखनी होती है मरकरी का ना। अगर कुछ ना दिया हो तो आप 13,600 यूज कर ले, इंटू 9.81 इंटू एच, है ना? तो यहां से हेड इन टर्म्स ऑफ मरकरी निकलेगा। कितना निकलेगा? लगभग 0.765 मीटर ऑफ मरकरी। क्यों? मोटी मोटी कैलकुलेशन यही आएगी। गुस्सा मत हो जाना कि सर 0.760 आ गई। अरे आसपास आएगी, पॉइंट वो नहीं है ना? कोई दिक्कत? अपनी बात को एक बार फिर से कह देता हूं। अगर मैंने ऐसे बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 किलो पास्कल है, गलत बात है क्या? अगर मैंने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10.3 मीटर ऑफ वाटर है तो गलत बात है क्या? और अगर मैंने बोला कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.765 मीटर ऑफ मरकरी है तो क्या गलत है? ये सारी चीजें एक ही चीज दिखाती हैं, है ना? इसी तरीके से मान लीजिए आपको किसी ऑयल के टर्म्स में निकालना है। मान लो आपको कोई ऑयल मिल गया, आप कह रहे नहीं भाई हम तो ऑयल में दिखाएंगे। ठीक है, तो किसी ऑयल में दिखाना है। मान लो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई है, कितनी? 0.8 दी हुई है। तो इसके टर्म में आप निकाल सकते हो 101,325। क्या करोगे? अब इस ऑयल की डेंसिटी रख दो, तो
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, तो डेंसिटी कितनी हो गई? 800 हो गई, इंटू 9.81 इंटू एच ऑफ ऑयल। तो यहां से ऑयल के टर्म में निकाल सकते हैं, है ना? देख लीजिए कितना आएगा जरा जल्दी से। 12.91 मीटर ऑफ ऑयल, है ना? तो इतने डिस्कशन से क्या आप इस बात को मानते हैं साहब कि ये तीनों चीजें, ये जो तीनों हेड है, ये अलग अलग लिक्विड के टर्म्स में तो है, लेकिन ये दिखा एक ही बात रहे हैं? यस और नो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इसी बात को थोड़ा सा आगे और समझते हैं। इधर देखिए जरा बोर्ड पे। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि फॉर गिवन प्रेशर P, जैसे हमने पीछे प्रेशर फिक्स कर दिया, फॉर गिवन प्रेशर P, ठीक है, फॉर गिवन प्रेशर P, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? रो ऑफ वाटर G H ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो ऑफ मरकरी G H ऑफ मरकरी, है ना, इज इक्वल टू रो ऑफ ऑयल G H ऑफ ऑयल। यस और नो? इज इक्वल टू रो 1 G H1 इज इक्वल टू रो 2 G H2 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। क्या यहां तक आपके दिमाग में कोई दिक्कत आ रही है? ये किसी गिवन प्रेशर के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि सबको तो अल्टीमेटली हमने रो जी एस से इक्वेट किया था। यस और नो? कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो यहां से अगर मैं जी जी काट दूं तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू रो एच जी एच एच जी प्लस सॉरी इज इक्वल टू रो ऑयल एच ऑयल इज इक्वल टू रो 1 H1 इज इक्वल टू रो 2 H2 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस फंडे से आप किसी गिवन प्रेशर के लिए एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड के टर्म में बदल सकते हैं डेंसिटी का प्रयोग करके। मैं क्या प्रेफर करता हूं? मैं प्रेफर करता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर इस पूरे इक्वेशन को देखिए, मैं डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? पक्की बात? पक्की बात। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो SW HW इज इक्वल टू S1 H1 इज इक्वल टू S2 H2। अरे सर वो कहा गया मरकरी और ये वाला, अरे उसका नाम 1 2 रख दिया यार, क्या फर्क पड़ रहा है? बात तो समझ में आ रही है? तो S1 H1 S2 H2 S3 H3 इज इक्वल टू सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या होती है? 1 होती है। तो क्या इस पूरी बात को किसी गिवन प्रेशर के लिए ऐसा लिखा जा सकता है? यस और नो? यस और नो? यानी अगर मान लीजिए, अब इसका सबका पहले यहां तक का लॉजिक समझ में आया, किसी गिवन प्रेशर के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका प्रयोग करते हैं। देखो मेरी तरफ देखो, माना कि एक कंटेनर था हमारे पास, इधर देखिए मेरी तरफ, एक कंटेनर था मेरे पास। इस कंटेनर में कोई क्या भरा हुआ था? ऑयल भरा हुआ था। क्या था? ऑयल। ठीक। और ये ऑयल भरा था, मान लेते हैं 10 मीटर तक, ये पूरा 10 मीटर तक ऑयल भरा था। अब हमने कहा कि यार नहीं, ऑयल नहीं भरने का, अपने को क्या करना है? इसे पानी भरना है। क्या भरने का? पानी। लेकिन यहां पे प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है। तो बॉटम पे अगर सेम प्रेशर के लिए मैं ऑयल की जगह वाटर डालूं तो वाटर की हाइट क्या होगी, ये आप कैसे निकाल सकते हो? आप कहोगे सर कुछ नहीं है भाई, एच ऑफ वाटर निकालना तो सबसे आसान है। क्या करना है? S1 H1 इज इक्वल टू S2 H2 इज इक्वल टू सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो अगर इस ऑयल की डेंसिटी मैं कहूं कि 800 kg पर मीटर क्यूब थी, तो आप कहोगे कि अगर मुझे इसे वाटर के हेड में बदलना है तो मैं क्या करूं? 0.8 इंटू 10। यानी अगर मैं इस ऑयल को निकाल करके वाटर भर दूं तो वाटर की हाइट कितनी आनी चाहिए? 8 मीटर। क्या यहां तक दिमाग में संतुलन बन रहा है? शांति आ गई? यस और नो? कोई टर्बुलेंस तो नहीं है? परफेक्टली फाइन। अब खत्म हो गया चैप्टर, खत्म। आओ इधर देखो, आओ। मैनोमीटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 3 चीजें, चौथी चीज लगा दी तो गलत हो जाएगा। 3 चीज लगाना है। ठीक है? क्या 3 चीज लगाना है? सबसे पहली चीज, ठीक है,
एक्स और वाई डायरेक्शन में चलोगे, नो चेंज इन प्रेशर, नो चेंज इन एक्स और वाई डायरेक्शन, ठीक है। एड व्हेन मूविंग इन निगेटिव जेड डायरेक्शन, निगेटिव जेड डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाओ तो ऐड करो, ठीक है। ऊपर की तरफ आओ तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट व्हेन मूविंग इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है। एंड आखिरी चीज, चेंज सब कुछ इन वाटर, सारा का सारा कहानी बदल दो वाटर में, बस खत्म, ठीक। आइए एक मैनोमीटर का प्रॉब्लम उठाते हैं और उसको बना देते हैं, ठीक है। आइए बोर्ड पे देखेंगे, एक सुंदर सा मैनोमीटर बनाएंगे। कैसा फोटो दिखता है मैनोमीटर का? ऐसा गोला होता है, गोला में पाइप है, मतलब गोला मतलब क्या है, ये पाइप है, ठीक है। इस पाइप में क्या लगाए जी? इस पाइप में अपन मैनोमीटर लगा देते हैं। तो एक मैनोमीटर लगाते हैं, आप देखते हैं मैनोमीटर, मैनोमीटर का कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे, व्हाइट कलर का मैनोमीटर, ठीक है भाई। ऐसा देखते हो ना, यही मैनोमीटर होते हैं, ये सुनो, थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं, ये जगह खत्म हो गई है, दो चार और लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जगह खत्म हो गया, दिख रहा है ठीक ठाक। अब देखिए कुछ भी नहीं, ये तीन चीजें याद रखिए, काम खत्म है, ठीक है। क्या तीन चीजें हैं? पहला, एक्स में जाने का तो कुछ नहीं करने का, वाई में जाने का कुछ नहीं करने का, नीचे जाने का तो जोड़ने का, ऊपर जाने का तो घटाने का, और सब कुछ वाटर बनाने का, ठीक। छोटा प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लम कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए यहाँ पे कोई लिक्विड था, यहाँ तक भरा था, ठीक है। इसकी हाइट पकड़ लेते, कुछ तो पकड़ लेते, H1, ठीक। फिर यहां से लेकर के अगला लिक्विड शुरू हो गया, वो अगला लिक्विड कहां तक गया? वो अगला लिक्विड यहां तक आया है, ठीक है। और मान लेते हैं ये है H2, ठीक है जी, ठीक। फिर यहां से अगला लिक्विड शुरू हो गया और ये अगला लिक्विड जो है ये गया आपका कहां तक? ये यहां तक चला गया, और मान लेते हैं ये है आपका H3, ठीक। फिर अगला लिक्विड आपका आया, वो यहां तक ही आ गया, ठीक है। ये यहां से शुरू हुआ और ये रह गया यहाँ तक, और ये है आपका H4, ठीक है। और ये अगला लिक्विड फिर शुरू हुआ, ये मान लो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। और ये है आपका H5, ठीक है। और फिर अगला लिक्विड आपका यहाँ तक रह गया, और ये है आपका कितना? H6, ठीक है जी। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? ऐसे ही दिखते हैं ना मैनोमीटर की प्रॉब्लम, है ना। और सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लेते हैं, मान लीजिए इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है S1, ठीक है, इस वाले की है S2, ठीक भैया। ये हरे वाले की है S3, ये जो पिंक वाला है इसका क्या है? पिंक ही है ना, ये है S, पिंक तो नहीं है यार, ये पर्पल है, पिंक है, अच्छा कोई बात नहीं। ये है S5, और फिर ये हरा वाला क्या है? ये है S6, ठीक है भैया, है ना। अब क्या करने का? प्रेशर निकालना है। प्रेशर कहाँ का निकालना है? ए पॉइंट का निकालना है, ठीक है। हमेशा सेंटर का प्रेशर की आप बात करते हो, ठीक है। अब ए पॉइंट का हमको प्रेशर निकालना है, क्या करें? चेंज एवरीथिंग टू वाटर। अब ए पे जो भी प्रेशर होगा उसको वाटर के टर्म में भी लिखा जा सकता होगा, तो मान लेते हैं वाटर के टर्म में वो क्या है? HAW है। सब कुछ पानी में बदल दो, मेरी तरफ देखते रहिए। तो HAW हो गया। अभी इधर जाऊंगा तो कुछ करने की बात है क्या? कुछ नहीं करना है, ठीक है। इधर जाऊंगा तो क्या कुछ करने की बात है? यहां से यहां तक में नहीं करना, तो क्या लिख दें? कुछ भी ना लिखे, क्या ही लिखोगे? अभी ये बताओ, यहां से नीचे जाऊंगा तो क्या करने का है? जोड़ने का है, घटाने का है? जोड़ने का, तो प्लस कर दिया। चेंज एवरीथिंग टू वाटर, कितनी हाइट नीचे गए हो? H1 हाइट नीचे गए हो, और कौन से लिक्विड में गए हो? S1, तो S1 H1 कर दिया। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आ गया मैं, है ना। अब यहाँ पे मान लेता हूँ ये Y है, ठीक। तो यहाँ से Y जब नीचे जाऊंगा तो क्या करूंगा? प्लस करूंगा,
है ना। कौन से लिक्विड में चला, S2 में चला, कितना चला, Y में चला, ये पानी में चेंज हो गया। यहां से यहां गया, कुछ करने की जरूरत है, यहां से ऊपर जाऊंगा यहां तक तो क्या करूंगा, माइनस, तो माइनस S2 में चला और यहां तक कितना चला, Y चला, तो ये दोनों तो आपस में निपट गए, क्यों, जीरो हो गए। तो मैनोमीटर में क्या इस हिस्से का कोई इस्तेमाल हुआ, यहां से लेकर के यहां तक का, बताओ। सेम लिक्विड में जितना नीचे गए, अगर उस लिक्विड में उतना ही ऊपर आ गए तो वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए Y मैंने दिखाया नहीं था और वहां से जंप कर दिया। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर इस वाले की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक के हिस्से की कोई रिलेवेंस है, सेम लिक्विड में आप जितना नीचे उतना ऊपर, यहां से यहां तक के हिस्से में, यहां से यहां तक के हिस्से की कोई रिलेवेंस है, जितना नीचे उतना ऊपर, है ना। यहां से यहां तक के हिस्से की कोई रिलेवेंस है, नहीं। डन है ये बात। अब एक बार फिर से शुरू करते हैं शुरुआत से, ताकि ये चीज आपको और एक बार में समझ में आ जाए। मेरे ख्याल से यहां तक का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया है कि नहीं है। आइए आप फटाफट लिख देंगे, मैनोमीटर खत्म हो चुका है। इसके बाद हमको क्या करने का है, मैनोमीटर की कुछ प्रॉब्लम्स उठा लेनी है और उसको बना लेना है। लेकिन दुनिया में कोई भी मैनोमीटर का प्रॉब्लम है आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए शुरू करते हैं, एक बार पूरा ध्यान से देखेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। ए से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ए से चलेंगे तो क्या होगा, HA, यहां से इधर जाओगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं। यहां से नीचे जाओगे तो क्या करने का, S1H1। यहां से यहां चले जाओगे, सेम लिक्विड में नीचे उतना ही ऊपर, तो कुछ नहीं किया। यहां से ऊपर जा रहे हो, कितना, माइनस लगा दो। कौन से लिक्विड में जा रहे हो, S2 में जा रहे हो, कितना जा रहे हो, ठीक। यहां से लेकर के यहां तक कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं है। यहां से कितना जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, तो नीचे जा रहे हो तो क्या करोगे, क्या करोगे, S3H3, कोई दिक्कत है ना। अब यहां से और फर्दर नीचे जा रहे हो तो क्या करना है, प्लस करना है। कौन से लिक्विड में नीचे जा रहे हो, कितना नीचे जा रहे हो, H4। यहां पहुंच गए, यहां से यहां सीधे जंप कर जाओ, क्योंकि सेम लिक्विड में जितना नीचे उतना ऊपर, यस और नो। कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। यहां से कहां जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर जा रहे हो तो क्या करोगे, माइनस। कौन से लिक्विड में ऊपर गए, कितना ऊपर गए, बराबर है। यहां पहुंचे, यहां से सीधा यहां जंप कर दिया, क्योंकि सेम लिक्विड में ऊपर नीचे हो गया। यहां से नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे, क्या करने का, प्लस करने का। तो यहां से नीचे जाओगे तो कितना नीचे गए, ठीक। अब यहां से सीधा जंप करके यहां पहुंच जाओ, कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब कहां आ गए, खत्म हो गया, तो इक्वल कर दो 0 के, क्योंकि हम कौन सा प्रेशर लिख रहे हैं, गेज प्रेशर। क्या ये बहुत मुश्किल था, आसान था, कोई दिक्कत है ना। अब मेरी बात को जरा सुनिएगा। यहां कई बार क्या करता है, एक पाइप लगा जाता है। जैसे मान लो आप ऐसे ऐसे चलते गए, इसको क्या बोलते हैं, यही है आपका सिंपल मैनोमीटर। क्या है, सिंपल। अगर कभी बोले डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या करेगा, यहां पे आपको क्या लगा देगा, एक पाइप लगा देगा, ठीक है। मतलब यहां पे एंड पे भी आपको एक पाइप दे दिया मान लीजिए, ठीक है। तो कोई डिफरेंस नहीं होता। जहां जीरो किया, जैसे मान लो ये पाइप आपका था, आपका यहाँ पे पाइप था B, ठीक है। तो जहां आपने जीरो किया उसकी जगह HBW रख दीजिए, मतलब वहां का प्रेशर रख दीजिए। कोई दिक्कत आपको, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है कि और बिल्कुल ही अलग हो गया, ना ना। जीरो की जगह वहां का प्रेशर रख देना है, दैट्स ऑल। ऐसे ही चलते जाना है और वहां पहुंचना। क्या इससे आसान कुछ हो सकता है, सांप सीढ़ी खेलने जैसा है, नीचे जाओ प्लस करो, ऊपर जाओ माइनस करो, S1H1 करते रहो, यस और नो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनल बात, ठीक है। इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, आप नोट करेंगे। भाई जब यहां से आप सब कैलकुलेशन करोगे तो अगर आपको मान लीजिए इन सब की वैल्यू दी हो तो HAW कुछ निकल के आएगा, है ना। मान लो HAW निकल के आया 10 मीटर,
क्या निकल गया 10 मीटर। और ये जो S1 है ये दिया हुआ है 0.8, यानी डेंसिटी S1 की पाइप के अंदर जो फ्लूइड बह रहा है उसकी डेंसिटी क्या हुई 800 हुई। अब अगर आपसे आंसर मान लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल या किलो पास्कल में पूछा तो इसको वापस उस यूनिट में बदलना पड़ेगा। तो वापस उस यूनिट में बदलोगे तो PA इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, वही फॉर्मूला वापस लगाना है ना। तो रो की जगह जी की जगह तो 9.81 रखोगे, एच दिख रहा है आपको 10 मीटर है ना। अब बस मुझे ये 10 मीटर है ना, अरे रुक तो जाओ, 10 मीटर निकालो तो वही रखना पड़ेगा ना, और क्या फिर उसको चेंज करोगे। एक सवाल सुनो, पहले यहाँ पे अपने को जब ये तो निकाला ही क्यों है, जब इसको चेंज करना है तो पहले 10 मीटर रखेंगे। अभी ये मान लो, अब मुझे एक सिंपल सा सवाल बताओ भाई, आपने कुछ हाइट निकाली है तो इसको वापस प्रेशर में बदलने के लिए तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है रो जी इंटू एच, ये ठीक बात है, यहां तक आप मेरे साथ हैं है ना। अब g की जगह 9.81 रख दिया, h की जगह 10 रख दिया। अब बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि इस रो की जगह क्या रखें। आप कह रहे हैं वाटर का रखेंगे, वाटर ये 800 तो नहीं रखे, तो ये पाइप के अंदर तो 800 डेंसिटी का बह रहा है, तो क्या रखेंगे 1000 ही रखेंगे। बस ये ध्यान रखना है इस मेथड में लास्ट में, क्योंकि देखो क्या लिखा है HAW, हेड ऑफ लिक्विड इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो जब आप उसको प्रेशर में बदलोगे तो डेंसिटी किसकी मल्टीप्लाई होगी, वाटर की। समझ में आ गया क्या, मैनोमीटर खत्म हो गया। अब हमारा काम क्या है, अब हम इसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको किताब बना दूंगा। किताब कैसे बनाऊंगा कि मैनोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, पीजोमीटर, ठीक है, सिंगल कॉलम वर्टिकल मैनोमीटर, सिंगल कॉलम इंक्लाइन मैनोमीटर, सब में के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल मैनोमीटर, यूट्यूब, इन्वर्टर यूट्यूब, ठीक है, माइक्रो मैनोमीटर, सबकी बात कर लेंगे, डन है। लेकिन उससे पहले हम चैप्टर खत्म कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अब इसके अलावा दुनिया में आप कोई भी मैनोमीटर की प्रॉब्लम, नॉर्मली आप एक आध लिम्ब वाले देखते हो है ना, ये तो लंबा चौड़ा हो गया, ठीक है, लंबा हो छोटा साइज का हो कुछ भी होगा आपका सेम ही रहेगा प्रोसेस, ठीक है। मैनोमीटर में एक लिम्ब हो अनेक लिम्ब हो, ठीक है, कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। कई लोग सोचते हैं कि सिंगल कॉलम वर्टिकल कॉलम आ गया था, उसका प्रोसेस कुछ और है, उसका प्रोसेस मेरे भाई कुछ और नहीं है, ठीक है, सेम प्रोसेस है, क्योंकि प्रेशर तो एक्स और वाई डायरेक्शन में चेंज करता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये प्रोसेस आप लगाएंगे, सबका आंसर। समय के साथ गलती कहाँ होगी ये आगे इसी क्लासरूम में चेक होगा, जब हम आगे मैं उस पर आएंगे, डायनामिक्स वगैरह में आएंगे, कि आप ये याद रख पाओगे कि नहीं याद रख पाओगे। याद रखिएगा इस मेथड में ऑलवेज क्लियर है। अब कई बार क्वेश्चन में आपको मान लो ये प्रेशर दे दिया, कह देगा प्रेशर एट ए इज लेट्स से 100 किलो पास्कल। कई बार प्रेशर गिवन कर देगा, तो ये मेथड लगाना है तो क्या करना है, उस प्रेशर को वाटर में चेंज कर लेना है और HAW की वैल्यू रख देनी है, जो भी मिसिंग डाटा होगा वो आप निकाल पाओगे। इजी है ना। कई बार हम कॉलम बैलेंस करके करते हैं, वो मुझे लगता है थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, उसमें मिस्टेक की संभावना ज़्यादा होती है, ये थोड़ा मुझे बेटर लगता है। डन है, चलो नोट करो।